राजस्थान का वो विशाल रेगिस्तान, और सोचिए उसी के बीचों बीच खड़ा है कृष्णगढ़ का किला। दिन में तो क्या जबरदस्त खूबसूरती है, बनावट है, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है ना, उसी किले के पत्थर एक बिल्कुल अलग एक खौफनाक कहानी सुनाने लगते हैं। हाँ, और ये खौफ इतना है कि आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी शाम होने के बाद उधर जाने से कतराते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी, काफी रहस्यमयी कथा है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहां चली आ रही है। और आज हम उसी कथा की परतों को, आप कह सकते हैं, खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास इसके लिए एक स्रोत है। द हॉन्टिंग ऑफ कृष्णगढ़ फोर्ट नाम की कहानी के कुछ अंश हैं। ये अंश किले के अतीत पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये यहाँ पे साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि आज जो भी हम बात करेंगे वो पूरी तरह से इन्हीं उपलब्ध अंशों पर ही आधारित होगी। हम सिर्फ वही जानकारी साझा कर रहे हैं जो इन स्रोतों में है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ या घटा नहीं रहे हैं। यकीनन यकीनन, हमारा मकसद बस इतना है कि इन अंशों के जरिए हम कृष्णगढ़ किले के उस स्याह पहलू को समझें। और इस कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं, राजा वीरेंद्र सिंह और एक तांत्रिक वासुकी। तो उनके किरदारों को और उस कथित श्राप को जानेंगे जिसने मतलब कहानी के अनुसार ना सिर्फ किले को बल्कि पूरे राज्य को ही अपनी चपेट में ले लिया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गहन पड़ताल। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें कई सदियां पीछे ले जाती है। कृष्णगढ़ रियासत थी और राजा थे वीरेंद्र सिंह। स्रोत बताते हैं कि राजा बहादुर बहुत थे। जी, बहादुरी के लिए तो मशहूर थे, लेकिन उनकी ना एक छिपी हुई दिलचस्पी भी थी, तंत्र मंत्र और जो रहस्यमयी विद्याएं होती हैं उनमें। अच्छा, तंत्र मंत्र में? हाँ, और शायद आप कह सकती हैं यही दिलचस्पी एक खास मेहमान को उनके दरबार तक खींच लाई। मेहमान कौन? तांत्रिक महात्मा वासुकी। और ये कोई ऐसे वैसे साधु संत नहीं थे। कहते हैं कि दरबार में आते ही उन्होंने राजा के मन की सबसे बड़ी इच्छा को पढ़ लिया था। राजा की मन की इच्छा? अब एक राजा की सबसे बड़ी इच्छा क्या हो सकती है? शायद सुरक्षा या अपने राज्य का विस्तार? हाँ, कुछ वैसा ही। वासुकी ने बिल्कुल सही नस पकड़ी, राज्य की सुरक्षा और अपनी ताकत बढ़ाने की चाह। कहानी के मुताबिक वासुकी ने राजा वीरेंद्र सिंह को एक बड़ा लुभावना प्रस्ताव दिया। कैसा प्रस्ताव? उसने कहा कि वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से कृष्णगढ़ किले को ऐसा बना देगा, ऐसा अभेद्य कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे भेद नहीं पाएगी। एक अभेद्य किला? ये तो मतलब किसी भी शासक का सपना होता है। लेकिन ऐसी शक्ति की कीमत भी तो कुछ खासी होगी, मुफ्त में तो नहीं मिली होगी? आपका शक बिल्कुल सही है। कीमत तो थी, और वो ऐसी थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। तांत्रिक वासुकी ने साफ साफ कहा, इस अभेद्य सुरक्षा के लिए एक मानव बलि देनी होगी। क्या मानव बलि? ये सुनकर तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। मतलब एक तरफ राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का इतना बड़ा मौका, और दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान की जान लेने का भयानक पाप। बिल्कुल यही दुविधा थी। कहानी में इस कश्मकश का जिक्र है कि राजा ने क्या सोचा, क्या महसूस किया। हाँ है। विवरण बताते हैं कि राजा वीरेंद्र सिंह कई दिनों तक इसी उधेड़ बुन में फंसे रहे। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा। किले को अजय बनाने का लालच बहुत बड़ा था। लेकिन बलि का ख्याल भी तो डरावना था। बहुत। पर अंत में, जैसा अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, राजा की महत्वाकांक्षा जीत गई। तो मतलब उन्होंने ये भयानक कदम उठा लिया, और बलि किसकी दी? किसी दुश्मन की? या यहीं पर कहानी और भी ज्यादा स्याह हो जाती है। जो अंश हमारे पास हैं उनके हिसाब से राजा ने ये काम बहुत ही गुप्त तरीके से करवाया, और बलि किसी दुश्मनी अपराधी की नहीं दी गई, बल्कि अपने ही एक वफादार सैनिक की। अपने ही सैनिक की? ओह, शायद राजा ने खुद को ये कहकर तसल्ली दी होगी कि राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हो सकता है, या शायद वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कारण जो भी हो, ये कदम उठाया गया है। इस बलि के बाद क्या हुआ? तांत्रिक का वादा पूरा हुआ, किला अभेद्य बना? कहानी तो यही कहती है। जैसे ही बलि की रस्म पूरी हुई, किले में वाकई एक अनदेखी शक्ति आ गई। दीवारें और मजबूत हो गई, सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई। राजा को लगा सब ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजों की कीमत सिर्फ जान देकर नहीं चुकाई जाती है ना। उसी दिन से
जब से किला अभेद्य बना, उसके अंदर अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। अच्छा, मतलब किले की मजबूती के साथ कुछ और भी आया? हाँ, और वो कुछ और बहुत डरावना था। ऐसा लगा मानो बलि दिए गए सैनिक की आत्मा या शायद उस बुरे काम का पाप किले की दीवारों में ही बस गया हो। शांति जैसे हमेशा के लिए चली गई। यहीं से असल रहस्य और डर शुरू होता है। किस तरह की घटनाएं थी वो? क्या स्रोत में कुछ खास बातें बताई गई हैं? हाँ, बताई गई हैं, और वो विवरण सुनकर वाकई सिहरन होती है। पहली बात, रात के सन्नाटे में किले के पत्थर की दीवारों के अंदर से किसी के सिसकने की या धीमे धीमे रोने की आवाजें आने लगी। दीवारों से रोने की आवाजें? जी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो और उसकी आवाज दीवारों में ही कैद हो गई हो। अंधेरी रात, किले का सन्नाटा और ये आवाजें सोचकर ये अजीब लग रहा है। और इसके अलावा कुछ और? दूसरी घटना दरवाजों से जुड़ी थी। किले के जो भारी भरकम लकड़ी और लोहे के दरवाजे थे ना, हाँ, वो रात में अपने आप खुलने और बंद होने लगते थे। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस अपने आप। जरा सोचिए, उन वीरान गलियारों में आधी रात को दरवाजों के चरमराने और फिर धम से बंद होने की आवाज। बाप रे, यकीन करना मुश्किल है। और शायद एक और घटना थी जो पूर्णिमा से जुड़ी थी। वो सबसे रहस्यमयी लगती है। हाँ, कहानी का वो हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना है। स्रोत के अनुसार हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता था, किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक धुंधली सी इंसानी परछाई नजर आती थी। परछाई? हाँ, वो कुछ पल जैसे हवा में तैरती हुई दिखती और फिर अचानक जैसे हवा में ही घुल जाती थी। गायब, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक खौफनाक एहसास पीछे रह जाता था। दीवारों से रोने की आवाजें, अपने आप हिलते दरवाजे और पूर्णिमा को दिखने वाली वो परछाई। बाप रे, ये सब लगातार झेलना तो किसी के लिए भी नामुमकिन रहा होगा। राजा वीरेंद्र सिंह का क्या हुआ? उन पर क्या असर पड़ा? कहानी बताती है कि राजा शुरू में तो इसे वहम समझते रहे, शायद सोचा होगा कि मन का डर है। लेकिन जब ये रोज की बात हो गई तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। जाहिर है। वो चिड़चिड़े हो गए, गुस्सैन हो गए और अंदर ही अंदर डरे हुए रहने लगे। शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये सब उसी मानव बलि का नतीजा है, एक श्राप। और उन्हें लगा होगा कि इसके लिए तांत्रिक जिम्मेदार है। बिल्कुल, उन्हें लगा होगा कि वासुकी ने उन्हें धोखा दिया है या ये उसी की कोई चाल है कि शायद तांत्रिक को रास्ते से हटा देने से सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? क्या तांत्रिक से बात की? कोई हल निकालने की कोशिश की? नहीं, डर और गुस्से में इंसान अक्सर गलत फैसले ले लेता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने भी वही किया। उन्हें लगा कि इस श्राप की जड़ तांत्रिक वासुकी ही है। तो उन्होंने गुस्से और हताशा में तांत्रिक वासुकी को मरवा दिया। तांत्रिक की मौत? लेकिन क्या इससे वो डरावनी घटनाएं बंद हुई? क्या राजा को श्राप से छुटकारा मिला? अफसोस, कहानी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक वासुकी तो मर गया, लेकिन किले में जो खौफ था वो कम नहीं हुआ। मतलब वो आवाजें आती रहीं, दरवाजे हिलते रहे? हाँ, रोने की आवाजें भी आती रहीं, दरवाजे भी हिलते रहे और पूर्णिमा की रात वो परछाई भी दिखती रही। शायद श्राप तांत्रिक से ज्यादा उस गलत काम से जुड़ गया था, उस निर्दोष बलि से। तो इसका मतलब राजा का अंत भी अच्छा नहीं हुआ होगा। अगर श्राप बना रहा तो उसने राजा को भी नहीं छोड़ा होगा। बिल्कुल। जो अंश हमारे पास है वो बताते हैं कि तांत्रिक की मौत के कुछ ही साल बाद राजा वीरेंद्र सिंह और उनका पूरा फलता फूलता राज्य एक रहस्यमयी तरीके से तबाह हो गया। तबाह कैसे? कोई युद्ध, कोई बीमारी? नहीं, यही तो रहस्य है। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई भयानक महामारी नहीं फैली, बस धीरे धीरे सब बिखर गया, खत्म हो गया। कहानी इशारा करती है कि जैसे किले का श्राप फैलते फैलते पूरे राज्य को ही निगल गया। एक राजा की महत्वाकांक्षा, एक तांत्रिक का प्रस्ताव, एक भयानक बलि और अंत में राजा और राज्य दोनों का विनाश। ये कहानी तो वाकई एक चेतावनी जैसी लगती है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? कि इस कहानी का असर सिर्फ इतिहास या किस्सों तक ही नहीं है। इसका असर आज भी उस इलाके में महसूस किया जाता है। कहानी के अंत में एक पंक्ति है जो आज की स्थिति पर सीधी टिप्पणी करती है। आप उस पंक्ति की बात करिए जो कहती है, आज भी लोग कहते हैं कृष्णगढ़ किले में अगर कोई सूर्यास्त के बाद रुके तो वो सुबह तक लौट नहीं पाता। बिल्कुल यही। ये एक पंक्ति जैसे सदियों पुरानी कहानी के आज भी जिंदा होने का सबूत है। ये दिखाती है कि उस किले से जुड़ा डर और रहस्य लोगों के मन में कितना गहरा बैठा हुआ है। जी, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है,
बल्कि एक तरह की चेतावनी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग आज भी इस पर यकीन करते हैं। चलिए एक बार इस पूरी कहानी के जो मुख्य पड़ाव थे उन्हें संक्षेप में याद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। शुरुआत हुई राजा वीरेंद्र सिंह से। बहादुर थे लेकिन तंत्र मंत्र में भी रुचि रखते थे। फिर दरबार में तांत्रिक वासुकी आया। उसने किले को अभेद्य बनाने का लालच दिया, पर बदले में मानव बलि मांगे। राजा महत्वाकांक्षा में अंधे हो गए, अपने ही सैनिक की बलि दे दी। किले मजबूत हुआ, लेकिन उसी पल से किले पर एक अनजाना खौफ छा गया। और फिर शुरू हुई वो खौफनाक घटनाएं, दीवारों से रोने की आवाजें, अपने आप हिलते दरवाजे और पूर्णिमा की रात दिखने वाली वो परछाई। इन घटनाओं ने राजा को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा तांत्रिक को मरवा देने से श्राप टूट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार कहानी के अनुसार राजा और उनका पूरा राज्य ही एक रहस्यमयी तरीके से तबाह हो गया। और वो किला, वो आज भी उसी डर और रहस्य के साथ खड़ा है। लोग सूर्यास्त के बाद वहां जाने से डरते हैं। अगर हम इस कहानी के संदेश को देखें, जैसा कि यांश हमें बताते हैं, तो क्या मुख्य विचार उभरता है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? देखें, दिलचस्प बात यह है कि ये कथा किस तरह सत्ता के नशे और नैतिक सीमाओं को लांघने के परिणामों पर रोशनी डालती है। राजा वीरेंद्र सिंह ने तात्कालिक सुरक्षा और शक्ति के लिए एक भयानक अनैतिक काम किया, और कहानी हमें बताती है कि इसका नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय या राज्य के लिए। ये लोक कथाओं का एक जाना पहचाना विषय है कि गलत रास्ते अक्सर बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। और ये लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं की ताकत का भी एक बड़ा उदाहरण है ना? सदियां बीत गईं, लेकिन कृष्णगढ़ किले की ये कहानी आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है और लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर रही है। ये डर सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया है, बल्कि उस जगह की पहचान का हिस्सा बन गया है, कम से कम उन लोगों के लिए जो वहां रहते हैं या इस कहानी को जानते हैं। सही कहा। निश्चित रूप से ऐसी कहानियां अक्सर किसी जगह के इतिहास में हुई कोई त्रासदी, कोई अन्याय या गहरे भावनात्मक अनुभवों का प्रतीक बन जाती हैं। ये हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा होती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ फैसलों और कर्मों की कीमत बहुत भारी हो सकती है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, जो शायद इस कहानी की सीमाओं से भी आगे जाता है। जरूर पूछिए। ऐसी कहानियां अक्सर हमें गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई किसी जगह का काला अतीत, वहां हुए हादसे या अन्याय उस जगह की हवा में, उसकी दीवारों में हमेशा के लिए बस जाते हैं? क्या वो नकारात्मक ऊर्जा या वो दर्द महसूस किया जा सकता है? ये गहरा सवाल है। या फिर कृष्णगढ़ किले जैसी कहानियां सिर्फ हमारे अंदरूनी डर का, अंधेरे और अनजाने से हमारी जो आशंका है उसका प्रतीक है? एक पुराने किले के वो खामोश पत्थर अपने सीने में और कितने अनकहे अनसुने राज दबाई बैठे होंगे? ये सोचने वाली बात है।